हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए कुछ सर्टेन रिस्पेक्ट में हम अपनी नॉलेज जो कि हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या जो आप पोजीशन अर्थ में किसी सरफेस की पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, उसकी नॉलेज को हम थोड़ा सा यूज करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए। सही है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप अपने जीपीएस के अंदर या मोबाइल के एप्स में जो आपके पास मैप है गूगल मैप उसके अंदर आप यूज करते हैं, तो उसी को थोड़ा सा हम उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर हम सिर्फ जो सरफेस का जो पॉइंट होता है यूजुअली उसको कंसिडर करते हैं, वो कितना ब्लो या अबव है सरफेस से हम उसको कंसिडर नहीं करते। इट्स मींस हम ये नहीं देखते कि वो कितनी डेप्थ में या कितने एल्टीट्यूड पे है, हम सिर्फ उसकी पोजीशन लैट लॉन्ग डिपेंड करते हैं, सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय बिल्डिंग a spherical coordinate system on the three rectangular axes. तो ये हमारे पास x y z अपने रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर हमने स्फेरिकल सिस्टम को हम समझेंगे। सबसे पहले आपका जो ओरिजिन है उससे लेके आपका जो स्फेरिकल सरफेस है उस तक का जो डिस्टेंस है हमने उसको कह दिया p, यानी कि ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे हमें अपनी या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे हमें अपनी फाइंड आउट करना होगा अपने वेक्टर को। जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर आता है वो आता है थीटा, जो कि एंगल है z एक्सिस से लेके r तक का। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसको हम कहते हैं फाई। ये बिल्कुल फाई वही फाई है जो हमने अपने स्फेरिकल सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखा था। और इसके अंदर हम जो पॉइंट P का प्रोजेक्शन हमारी एक्स वाई प्लेन के ऊपर या z इज इक्वल टू 0 प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रहा है हमारे पॉइंट P का, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं फाई। तो हमारे जो पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो डिस्टेंस थे और एक एंगल था। अब यहां हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया है और दो एंगल आ गए। तो पहली चीज हो गई आपका ओरिजिन से लेके आपके पॉइंट P तक का डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे r। सेकेंड है z एक्सिस से लेके जो आपका एंगल बन रहा है आपके r के साथ उसको हम कहेंगे थीटा। एंड थर्ड वन जो आपके P का जो प्रोजेक्शन बन रहा है हमारी एक्स वाई प्लेन के ऊपर या z इक्वल टू 0 प्लेन के ऊपर, उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाई। तो एक दफा इस फिगर को गौर से देख लें। अब बिल्कुल सेम जिस तरह हमने अपने सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन प्लेन्स कंसिडर की थी, एक जहां पे रॉ कांस्टेंट था और एक जहां पे हमारे पास जो z कांस्टेंट था और एक हमारे पास फाई कांस्टेंट था। इसी तरह यहां पे भी हमारे पास तीन प्लेन है, सही है, या तीन सरफेसेस हैं। पहली सरफेस है आपकी r इज इक्वल टू कांस्टेंट और इस सरफेस को हम कंसिडर करेंगे स्फीयर। तो r इज इक्वल टू कांस्टेंट ये आपके स्फीयर की जो सरफेस है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो,
इस पूरी प्लेन के ऊपर आपके पास आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और ये स्फीयर कहलाएगा। यानी कि इसके हर पॉइंट के ऊपर आपकी थीटा और फाई की वैल्यू चेंज हो रही होगी, लेकिन इस पूरी प्लेन के ऊपर आप जब मूव करेंगे तो आपके जो आर है वो कांस्टेंट रहेगी सरफेस के ऊपर। और इसको मैंने जब उधर समझाया तो आपको बताया था कि आप इसको आसानी के लिए समझें कि लेट सपोज जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सॉरी वाई की वैल्यू उस पर कांस्टेंट होती है 0, और एक्स की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होती है। इसी तरह जब आप वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपकी वाई की वैल्यू चेंज हो रही होती है और एक्स और जेड की वैल्यू उसमें कांस्टेंट हुई हुई होती है। तो बिल्कुल, और इसी तरह मैंने इसको आपको सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बताया था। तो ये जो प्लेन हमारी या जो सरफेस, इसके ऊपर थीटा और फाई चेंज होंगे, लेकिन आपका आर जो है वो कांस्टेंट होगा, और इस सरफेस को अब हम कहेंगे स्फीयर। नेक्स्ट सरफेस हमारे पास ये वाली है। ये वो सरफेस है जिसपे आपका थीटा, यानी कि थीटा इज वो एंगल जो आपका जेड एक्सिस बना रहा है आर के साथ, वो एंगल कांस्टेंट होता है और इसको हम कहते हैं कोण। इसकी एग्जांपल आप बेटा इस तरह लें कि आपके पास एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन को आपने बिल्कुल टॉप से उसका एक पीस निकाला है। जब आप पीस निकालते हैं तो आप देखेंगे वो कोन की तरह आपके पास निकल के आएगा, सही है। यानी कि एक कोन की सूरत में उसको आप काट लें तो ये समझे एक वाटरमेलन से हमने कोन निकाली हुई है। ये आपकी जेड एक्सिस है। आपका इस जेड एक्सिस के ऊपर आप देखेंगे डायमीटर तो चेंज हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन आपका जो एंगल होगा जेड एक्सिस से वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जेड एक्सिस सेंटर में, ये कोन उसके सराउंडिंग में है, तो इधर से आप इसका जो भी एंगल लेंगे वो इक्वल आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अम्ब्रेला को आप खोलते हैं तो अम्ब्रेला की जो सेंटर वाली पोजीशन होती है उससे लेके आपका जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है उसका, उससे जो सेंटर से जो एंगल होगा वो सब पॉइंट्स का इक्वल आएगा। तो इस प्लेन के ऊपर आपका आर कांस्टेंट होगा और फाई कांस्टेंट होगा और थीटा चेंज होगा। थर्ड प्लेन आपके पास है, ये बिल्कुल वही प्लेन है फाई की जो मैंने आपको सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बताई थी। इस प्लेन के ऊपर आपका जो फाई एंगल है वो कांस्टेंट होगा, सही है, पूरी प्लेन के ऊपर, और इस प्लेन के ऊपर पी और थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये बिल्कुल एग्जांपल वही है जो हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दी थी। और जो अभी हमने ये तीन सरफेसेस पढ़ी, ये तीनों सरफेसेस एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। So we again consider any point as the intersection of three mutual perpendicular surfaces. पहली सरफेस है स्फीयर, दूसरी है कोन, और थर्ड है वो है प्लेन। यानी कि ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास स्फीयर है, और ये हमारे पास कोन है। तो हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि इन तीनों का इंटरसेक्शन हो और इन तीनों प्लेन के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट वेक्टर्स। अब हम अपनी जो हमने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा है इसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में समझते हैं।
सबसे पहले आपके पास आर, ये मैंने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको लिया हुआ है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है ए आर। सेकंड आपकी सरफेस थी थीटा, जो कि कोण थी, उसका यूनिट वेक्टर है ए थीटा। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, तो ये भी इसकी डायरेक्शन में है। और थर्ड आपकी जो प्लेन थी वो सेम एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने बताया आपको, वो फाई, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है ए फाई। ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और oriented in that direction in which the coordinate increases. तो यूनिट वेक्टर ए आर है वो रेडियली आउटवर्ड है ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, या आप कहेंगे नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, हर पॉइंट के ऊपर। जो यूनिट वेक्टर ए थीटा है ये आपकी जो कॉनिकल सरफेस है उस पूरी सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा, और टेंजेंट टू दी होगा आपके स्फीयर के ऊपर। और हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी टूवर्ड्स साउथ। तो ए थीटा की डायरेक्शन टूवर्ड्स आपका जो लॉन्गिट्यूड साउथ होता है उसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा। और जो आपका ये थर्ड यूनिट वेक्टर है ए फाई, ये बिल्कुल जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की तरह है, ये आपकी डायरेक्शन देगा टूवर्ड्स ईस्ट। Unit vectors are mutually perpendicular, and our right-handed coordinate system is defined by crossing AR cross A theta into A phi. ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इनको आप क्रॉस सिस्टम से या क्रॉस प्रोडक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि ए आर क्रॉस ए थीटा बराबर होगा ए फाई के। राइट हैंड रूल आइडेंटिफाइज थंब, forefinger and middle finger with the direction of increasing r, theta and phi respectively. तो अपने आप राइट हैंड रूल को आइडेंटिफाई करते हुए जो थंब हो उसको आर के साथ अलाइन कर लें, और फोर फिंगर को आप का जो है वो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो मिडिल फिंगर होगी वो आपकी डायरेक्शन ऑफ फाई बता रही होगी। यानी कि आपने अपना सिर्फ थंब जो है वो आर के साथ अलाइन करना है, बाकी दो फिंगर आपको थीटा और फाई
दोनों की डायरेक्शन बता देगी। अब बिल्कुल जिस तरह हमने अपने जो सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थी उनकी कन्वर्जन की थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, यहां भी हम वही कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो मैंने जो आपकी इनिशियल फिगर थी उसी को कंसिडर कर लिया और यहां से आपका जो ये वाला पार्ट था Z और P वाला, ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है और ये उसकी इक्विवेलेंट राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। और जो आपका ये वाली जो प्लेन है ये लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो ये जो हमारा पॉइंट P का प्रोजेक्शन है ये हमारा एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ये जेड एक्सेस हो गया और ये थीटा और ये आर हो गया। मैंने आपको रूल बताया था कि जो एक्सेस आपकी थीटा के साथ होगी उसको हम कॉस थीटा लेंगे। तो साइन थीटा अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और यहां पे जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो अननोन है और आपके पास जो ये हाइपोटेन्यूज है वो आर है और जो ये अननोन है उसको मैंने पी कह दिया, परपेंडिकुलर जो भी हमारे पास है। तो हमने जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया P इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर था, ये हमने यहां से मालूम कर लिया आर साइन थीटा और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आर कॉस थीटा के। नेक्स्ट अब ये हमने अपनी एक्स वाई के ऊपर ये मालूम कर लिया ये बराबर है आर साइन थीटा के। तो ये एक्स वाई प्लेन को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया और ये बराबर है आर साइन थीटा के। सिमिलरली जब हमने यहां मालूम किया था तो ये हमारे पास आर साइन थीटा था और ये हमारे पास कॉस थीटा था। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास है जेड और हाइपोटेन्यूज बराबर है आर के। तो ये यहां से आपके पास z बराबर आ गया आर कॉस थीटा के। यानी कि यहां हमने अपने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के z कंपोनेंट में। नाउ कंसीडर ये हमें ये पता चल गया ये आर साइन थीटा है दिस वन। तो ये हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर अपने आर साइन थीटा को ड्रॉ कर लिया है। तो ये एंगल बन रहा था फाई, दिस एंगल। तो ये हमारा पास बन गया बेस। तो कॉस फाई बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास बराबर है एक्स के और हाइपोटेन्यूज हमारे बराबर है आर साइन थीटा के। तो यहां से हमारे पास x बराबर आ गया आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इस तरह ये हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थे वो कन्वर्ट हो गए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के एक्स कंपोनेंट के अंदर। सिमिलरली इसे ट्रायंगल कंसीडर करें तो साइन फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस था, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर बराबर है y के और हाइपोटेन्यूज बराबर है आर साइन थीटा के। तो y आपका आ गया
r sin थीटा इंटू साइन फाई। तो इस तरह हमने अपने स्फेरिकल जो वेरिएबल्स थे उनको रेक्टेंगुलर वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, एक्स, वाई और जी के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन स्फेरिकल वेरिएबल एंड रेक्टेंगुलर वेरिएबल्स। अगेन ये जेड पी वाली ट्राइंगल को हमने कंसिडर किया है और cos थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। यहां पे जो आपकी बेस है वो जी है और जो हाइपोटेन्यूज है वो आर है। तो cos थीटा बराबर आ गया जेड अपॉन आर के, और आर आपके अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम थ्री डायमेंशन बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहां पे आपने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और थीटा बराबर आ गया cos इनवर्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आपने रिवर्स प्रोसेस कर लिया अंडर रूट, या आपने रिवर्स प्रोसेस कर लिया कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन हो और उससे आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मालूम करनी हो। तो आर तो सिंपल इससे निकल के आ जाएगा, थीटा से निकल के आ जाएगा, अब रह गया फाई। तो फाई के लिए अगेन हमने जो एक्स फाई प्लेन के ऊपर हमारी ट्रायंगल थी हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो टेंजेंट फाई बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास बराबर है वाई के और ये बेस बराबर है एक्स के। तो आपके पास फाई बराबर आ गया टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इस वाली स्लाइड के अंदर हमने अपने स्फेरिकल वेरिएबल्स को कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर वेरिएबल्स के अंदर, और इस वाली स्लाइड के ऊपर हमने अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किया स्फेरिकल सिस्टम के अंदर। तो ये एक सैंपल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पिछली आपको लास्ट लेक्चर जो था उसमें दिया था। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है C -3 2 1, और ये क्लियरली पता है आपको ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको ये पॉइंट गिवन है। और दूसरा पॉइंट है आपके पास D जो कि r = 5, थीटा = 20 और phi = -70। और आपको पता चल गया एक डिस्टेंस और दो एंगल गिवन है, आपको पता है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है। तो एक पॉइंट आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में दे दिया है, दूसरा पॉइंट आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दे दिया है। आपसे कह रहे हैं पॉइंट C के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, तो ये रहे आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये रहे, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ये रहे। आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बी पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है डी के मालूम करें। तो ये आर थीटा फाई आपको गिवन है, आर थीटा फाई तीनों चीज आपको गिवन है। इन फॉर्मूलों में रखें, आपके पास एक्स वाई जी की निकल के आ जाएगी। तो ये आपका स्फेरिकल से कन्वर्ट हो जाएगी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट के अंदर। उसके बाद आपने सी और डी का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप उस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।